बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सदर मुमलकत आरफ अलवी और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब के दरमियान एक और मुलाकात हुई है। क्या सदर और वज़ीर ख़ज़ाना की ये मुलाकातें जो हमारे सियासी माहौल की गर्मा गर्मी है इसकी शिद्दत में कमी ला सकती हैं? पीटीआई और पीडीएम को एक मेज़ पर बिठा सकती हैं? कोई मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं? और इन मुलाकातों के पीछे क्या फ़ौज का भी कोई हाथ है? जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर इमरान खान साहब की वही हालत है, लाहौर में बैठे हुए हैं और इतना उनको पता नहीं कि पंजाब हुकूमत में क्या चल रहा है। ज़मान पार्क में सीनियर रहनुमा जो है पीटीआई के, उनकी एक मीटिंग हुई है इमरान खान साहब की सरबराही में। वहाँ असम्बलियाँ कब तोड़नी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, प्रेशर डालना है। और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, दीगर रहनुमा भी साथ थे। और वहाँ शीरी मज़ारी साहबा ने कुछ ऐसी बात कर दी कि टीवी चैनल्स को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कट करना पड़ी, ख़त्म करना पड़ी। और वो उन्होंने क्या ऐसी बात की थी। और फिर वो पीटीआई के इजलास में अरशद शरीफ साहब वाला जो मामला है उस पर भी गौर किया गया। और जो उनकी वालदा मोहतरमा ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी है, आज पेश हुई थी ना, तो उसकी मुकम्मल वो कहते हैं जनाब तईद कर दी गई है, हमायत कर दी गई है कि जनाब एफआईआर जो है, जो उनकी वालदा का बयान है, उसकी रोशनी में वो कटनी चाहिए थी। अरशद शरीफ साहब की पाकिस्तान से रवानगी और कीनिया तक का उनका जो सफ़र था, उसका एक पूरा चैप्टर जो है उनकी वालदा साहबा के उस ख़त में या तहरीरी बयान में से वो गायब है। वो क्या है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर वो मैं तो कह रहा हूँ कि जनाब सियासी मकासद के लिए, बल्कि मज़मूम मकासद के लिए अरशद शरीफ साहब के जो सानह है, जो कत्ल है, उसको कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं वो पीटीआई के हैं। पीटीआई है, इमरान खान है, यही लोग हैं ना। सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है ये लोग उठा रहे हैं। इस पर भी मैं बात करता हूँ आगे जाके। लेकिन इससे पहले एक हल्की-फुल्की सी बात, ये एक और खातून मैदान में आ गई हैं जो जनाब बुशरा बीबी का पत्ता काट देना चाहती हैं। ये ज़मान पार्क के बाहर खातून आई थी, हैट शर्ट पहना हुआ था, मॉडर्न लग रही थी। तो ये सोशल मीडिया पे आ गई हुई है, ये क्लिप श्लिप चल रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब अगर बुशरा बीबी के साथ शादी हो सकती है इमरान खान की, तो मेरे साथ क्यों नहीं? वो भी इस्तिखारा करके आई हैं। उन्होंने कहा जनाब इस्तिखारे में मुझे ये शादी का इस्तिखारा किया था मैंने, तो वहाँ ये मुझे आया है और फिर मुझे मोहब्बत हो गई इमरान खान से। और जब ये बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की शादी हुई थी, तो उस वक्त भी बहुत सारी खबरें ऐसी सामने आई थी कि वो बशारतों वाली और इशारों वाली और फिर मजहबी टच सारी चीज़ें आपके इल्म में होगा। तो मेरा तो दिल भी नहीं करता कि मैं वो बातें दोहराऊँ। बहरहाल ये खातून एक जो सामने आई हैं, उनका क्लिप हम आपको सुनवा देते हैं। और बुशरा बीबी का पत्ता वो काटना चाह रही हैं। अगर बुशरा मनिका से शादी हो सकती है तो मेरे साथ नहीं हो सकती। 15 नवंबर 2021 को मैंने खान साहब से निकाह के लिए इस्तिखारा किया, मुझे इश्क हो गया। अच्छा, अब सदर मुमलकत और इसहाक़ डार वाली जो मुलाकात हुई है, उसके बाद एक इंटरव्यू किया है एआरवाई के चौधरी गुलाम हुसैन वगैरह ने सदर का। तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ गई हैं कि इन मुलाकातों के मकासद क्या हैं। एक तो मुल्क की जो माशी सूरत हाल है, इक़्तिसादी सूरत हाल जो बदहाली है, और फिर पीटीआई वाले वो पाकिस्तान डिफ़ाल्ट की तरफ जा रहा है, डिफ़ाल्ट हो रहा है, ऐसी जो बातें हैं, इस पे इसहाक़ डार साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि आप सदर हैं और आपको एक तरह से मैंडेट भी दिया हुआ है पीटीआई ने कि हमारे साथ बात करें, तो इनको मना करें कि मुल्क के लिए सोचें। ये डिफ़ाल्ट का शोर जो है ये बंद होना चाहिए। तो सदर साहब ने इस बात की तईद की है, बल्कि उन्होंने ये कह भी दिया है कि जो पाकिस्तान डिफ़ाल्ट नहीं होने जा रहा, यानी डिफ़ाल्ट का पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं। ज़ाहिर है जब हम डिफ़ाल्ट की बातें करेंगे तो सारे जो बिजनेसमैन हैं और तजारत पेशा लोग हैं, सरमायाकार हैं, वो सारे दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और भागने की, मुल्क से पैसा बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। सदर साहब ने एक तजवीज़ भी दी है कि जनाब जो ये बाज़ार वगैरह हैं, मार्केटें हैं, ये शाम को 6 बजे के करीब बंद कर दी जाएँ।
तो बिजली की बड़ी बचत होगी। पहले भी ये तजर्बा किया जा चुका है, जो कोरोना के दिनों में भी ये कोशिश की गई थी कि जो मार्केटें हैं वो जल्द बंद कर दी जाएँ। किसी जगह ये तजर्बा कामयाब रहता है, किसी जगह नाकाम हो जाता है। बहरहाल अगर उन मार्केट वालों को, मुतल्लिका लोगों को एतमाद में लेके ये काम किया जाए तो इससे फ़ायदा भी हो सकता है। और दूसरी जो बात है, वो सदर साहब पुरुम्मीद हैं कि अगर मिलकर बैठेंगे तो फिर कोई ना कोई मसले का हल भी निकल आएगा। सदर साहब का ख्याल ये है कि जो ताने एक दूसरे को दिए जाते हैं ना दोनों तरफ से, कि इमरान खान पिंडी से वापस चला गया तो उन्होंने कहा जनाब यू टर्न ले लिया, और इमरान खान इनके ऊपर चढ़ाई करके बैठा हुआ है कि जनाब इन्होंने मुल्क की मईशत तबाह कर दी, यानी कि झूठी तानाजनी जो है उससे एतराज़ किया जाए। इस तरह का कोई वहाँ तय हुआ है कि ताने शाने देने जेडे ना इन्हों बंद करिए या फिर कट करिए। और फिर जो फौज के किरदार की बात है, इसको कोई मानता है नहीं, लेकिन फौज का किरदार है। फौज भी ये चाहती है कि मुल्क के हालात इस्तेहकाम की तरफ जाएं और मुल्क की सियासी सूरत हाल मुस्तहकम होगी तो फिर माशी इस्तेहकाम भी आएगा। बहरहाल सदर साहब का ये कहना है कि जो हमारी मौजूदा फौजी क़यादत है वो सियासत से दूर रहने का फैसला कर चुके हुए हैं। और सदर साहब का जो मैंने बातों से अंदाज़ा लगाया है वो ये है कि वो कम से कम 3 साल, यानी जब तक आसिम मुनीर साहब हैं उस वक्त तक फौज का कोई मूड नहीं है सियासत में मुदाखलत का। तो वो कहते हैं इस मौके से फ़ायदा उठा के सियासतदानों को बेहतर किरदार अदा करना चाहिए, और वो कहते हैं हमारे ऊपर कंधों के ऊपर तो अब ज़िम्मेदारी बड़ी पड़ गई है। बहुत सारे मामलात जो फौज अपने कंधों पे ले लेती थी अब वो सियासतदानों के कंधे पे आ पड़े हैं। जो मेरी इतला ये है कि जनाब इसाक डार साहब और सदर मुमलिकत की जो मुलाकात हुई है, इसाक डार साहब भी ज़ाहिर एक मैंडेट लेके आते हैं और अलवी साहब को भी कोई मैंडेट पीटीआई वालों ने दिया है, और वो तो बल्कि बरमला ये कह भी चुके हैं कि सदर साहब हमारी तरफ से मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो इसका कोई ना कोई नतीजा, मुस्बत नतीजा निकलता हुआ नजर आ रहा। बाकी वो जो मौलाना साहब कह रहे हैं 1 साल आगे बढ़ा देंगे, नहीं बैठेंगे, और उधर उधर इमरान खान कह रहा है जनाब असम्बलियाँ तोड़ देंगे और पता नहीं क्या कर देंगे, मार्च तक कड़का दूंगा सारा कुछ, इलेक्शन भी हो जाएगा, अप्रैल तक हुकूमत भी बन चुकी होगी। इस तरह की बातें शातें जो हो रही हैं ये सिर्फ प्रेशर बढ़ाने के लिए। और फिर इमरान खान साहब जो हैं वो तो बेचारे बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। जो सीनियर रहनुमाओं की मुलाकात हुई है आपस में, पीटीआई की मीटिंग हुई है, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने ये फरमाया है कि जनाब इमरान खान साहब का ये इरादा है कि जनाब चंद दिनों में, अगले चंद दिनों में पंजाब और केपी की असम्बलियाँ जो हैं वो तोड़ देनी है, और फिर वो उसको सारा लपेट रहे हैं कि जनाब रमज़ान से पहले पहले इलेक्शन भी हो जाने हैं, यानी मार्च में, और अप्रैल तक सारी हुकूमतें भी नई बन जानी है। और वो कहते हैं जनाब पीटीआई ने इमरान खान साहब को ये इख्तियार दे दिया है कि पंजाब और केपी की जो असम्बलियाँ तहलील करने का। भाई पंजाब असम्बली तो परवेज़ इलाही ने तोड़नी है जो वज़ीर आला हैं। इमरान खान को अगर पीटीआई इख्तियार दे रही है तो पीटीआई के बंदे कबीना में भी शामिल हो रहे हैं। कैसे आज परवेज़ इलाही साहब जो गवर्नर पंजाब हैं उनके साथ खुशगपियाँ लगा रहे थे। जब ख्याल कास्त्रो का हलफ हुआ है तो उस मौके पर बड़े खुशगवार मूड में उनकी मुलाकात हुई है गवर्नर के साथ। और फिर ख्याल कास्त्रो साहब जब फैसलाबाद का वफद जो है वो मिलने गया है अरकान असम्बली का, तो हैरान थे इमरान खान साहब कि यार मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम वजारत का हलफ उठाने जा रहे हो। मुझे तो लगता है तो तुमको महकमा शहकमा मिल रहा है और तुमने तो हलफ उठा लिया, और जो हमारा बयानिया है असम्बलियाँ तहलील करने वाला उसको तो बड़ा नुकसान हो गया है। ये बात तो उनकी ठीक है। और ये कैसा पार्टी हेड है, और 2 सूबों की हुकूमत जो है वो कह रहे हैं जनाब मेरी है और मैं असम्बलियाँ तहलील कर दूंगा, और उनके जो बंदे हैं अपने वो कबीना में इजाफा भी हो रहा है पंजाब हुकूमत में, और पीटीआई का बंदा जो है वो बतौर वज़ीर हल्फ जो है वो उठा रहा है। ये जो बाकी बातें शाह महमूद कुरैशी साहब ने की हैं ये सिर्फ बस ऐसे पानी में मदानी और प्रेशर डेवलप करने के लिए इस तरह की बातें शातें कर रहे हैं। असम्बलियाँ तोड़ने का जो मामला है ना, ये खान साहब का इरादा है, ये इरादा ही रह जाना है, अमली तौर पर कुछ नहीं होना। और जो इतलात आ रही हैं इधर उधर से वो ये लग रहा है कि जनाब जो बजट है 2023-24 का वो यही हुकूमतें
देकर जाएंगी। ये हो सकता है जनाब बजट के बाद ज़रा, यानी एक तो माह खान साहब, अब खान साहब मार्च में इलेक्शन चाह रहे हैं ना, वो 2-3 महीने आगे चले जाएं, वो 2-3 एक आध माह पीछे आ जाए, इस तरह का कोई माहौल बन जाए और खान साहब जो है ये अपना वो, लेकिन इससे खान साहब को नुकसान होगा। खान साहब चुप कर जाते हैं ना, खान साहब के तो सारे पैरोकार ही इस तरह के हैं कि खान आ गया तो ये कर देगा, खान चला गया तो ये कर देगा। तो खान साहब अगर खामोश होकर बैठ जाते हैं या कोई मुफाहमती फार्मूला पे किसी पे एग्री हो जाते हैं, तो फिर खान साहब की सियासत जो अब भी डामाडोल है, मज़ीद डामाडोल हो जाएगी। लेकिन मुल्क की बेहतरी के लिए तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। और फ़ौज जो गैर जानबदार हो गई है बकौल सदर, तो उससे भी फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। तो मुझे ये लग रहा है कि ये मामला जो असम्बलियों की तहलील वगैरह का, ये बजट के बाद ही कुछ किसी तरफ जाएगा। और फिर जो जब साकडार साहब आए थे ना वापस, तो मैंने आप लोगों से कहा कि साकडार साहब, जब बातें हो रही थी कि वापस आ रहे, तो मैंने कि उन पर नज़र रखिएगा। साकडार की वापसी के साथ बड़े इशारे जो हैं वो मिलेंगे। साकडार गिरफ्तार होने के लिए नहीं आएंगे, मैंने कहा था। वो जब पाकिस्तान में आएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जो नून लीग या PDM की हुकूमत है वो अपने पंजे जो हैं ये अपने पाँव पे खड़ी हो चुकी हुई है। और अब सलमान शहबाज साहब भी चल पड़े हैं लंदन से जनाब, वो हजाज़ मुक़द्दस से होके फिर वो पाकिस्तान में आ रहे हैं सैटरडे को। तो ये उसकी दूसरी कड़ी आप कह लें कि यानी जो साकडार जब वापस आए थे उससे भी ज़्यादा वफाकी हुकूमत इस वक्त अपने आप को मजबूत समझ रही है, मुझे ये लग रहा है। सलमान शहबाज साहब जो हैं ये जेल जाने के लिए तो वापस नहीं ना आ रहे। ज़मान पार्क में होने वाली मीटिंग के बाद शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमाओं ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो वहाँ फिर जनाब शीरी मज़ारी साहब को ये मौका दिया जाता है। एक साहब कहते हैं उनको कि शीरी मज़ारी कुछ कहना चाहती हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो रोस्टम से साइड पे हो जाते हैं और वो शीरी मज़ारी साहबा और वो अरशद शरीफ साहब वाला जो मामला है उसको लेके वो गुफ्तगू शुरू कर देती हैं। और वो कहती हैं कि जनाब अरशद शरीफ की वालदा ने जिन लोगों पे इल्ज़ामात लगाए हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। उनकी वालदा ने किन लोगों पे इल्ज़ामात लगाए हैं वो हम आगे जाके आपके साथ बताते हैं। और वो मैंने ये भी कहा कि एक पूरा चैप्टर जो है उसमें से गायब है। तो वो कहते हैं जनाब उन्होंने फैसल नसीर का नाम भी लिया है DGC का, और सेक्टर कमांडर जो है फ़हीम, उनका नाम भी लिया है। ये वही लोग हैं जिनके बारे में आज़म स्वाति जो है वो बातें करता है, इल्ज़ाम लगाता है। तो फिर आगे उन्होंने वही बातें की कि यही लोग हैं, फलां है और ये है। और PTI को जो है वो PTI मुकम्मल सपोर्ट कर रही है इस बयान को जो उनकी वालदा ने दिया। ये शीरी मज़ारी साहबा का वहाँ था। और उसके बाद फिर वो उससे पहले ही वो उन्होंने लाइन शाइन काट दी TV चैनल्स ने। तो ये इसको कहते हैं सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना। इमरान खान साहब मोहसिन कुरेशी आदमी है, हर बंदा कह रहा है, जो भी इनके करीब रहा है हर बंदा ये कह रहा है कि हमने तो इमरान को ऐसे ही देखा है। बाजवा साहब अब कहते फिर रहे हैं कि जनाब मैंने ये किया, इसके लिए वो किया। इनके दौर में भी कहते रहे हैं, वो नेपियां बदलने वाली बात जो परवेज़ इलाही साहब करते रहे हैं वो भी उन्हीं की तर्जमानी कर रहे थे बाजवा साहब की। अब ये इनको गुस्सा चढ़ा हुआ है कि ना बाजवा ने मुझे बचाया नहीं। तो अब ये बाजवा साहब और उस दौर के जो लोग हैं ISI वाले और दीगर कुछ लोग, उनके ऊपर ये चढ़ाई की हुई है कि जनाब उनसे किसी न किसी तरीके से हमने कोई बदला कह ले या जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर ले वो लेना चाहते हैं और ये कर देंगे और वो कर देंगे, और वो लगे हुए हैं उसके पीछे। अब वो जो सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो मामला है उसमें एक बड़ी दिलचस्प वहाँ बात हुई कि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उमरता बंदयाल साहब, उन्होंने जो फैक्ट फाइंडिंग टीम थी उनकी रिपोर्ट देख के कहा यार ये तो बड़ा काबिल सताइश काम किया है। 500-600 सफ़ात पर मुश्तमिल वो रिपोर्ट है, काफ़ी मोटी सारी। तो लेकिन वो वहाँ मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब ने ये कहा कि इसमें तो वो जो जिन्होंने गोली चलाई थी उनके नाम ही नहीं कीनिया के जो पुलिस वाले हैं। तो हालांकि उस वक्त जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे आमिर रहमान, वो उनके पास तो वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी ही नहीं, वो तो वजारत खारजा की जो रिपोर्ट थी वो पढ़ रहे थे। मुज़ाहर नकवी साहब क्योंकि जो फौजदारी कानून है उनके बड़े माहिर हैं,
तो ज़ाहिर है फिर वो बंदे को ये लगता है कि जनाब मुझे बड़ा पता है कानून का, तो ये एक सुकम आ गया है। वो तो वज़ारत ख़ारिजा की रिपोर्ट पढ़ रहे थे जिसमें ये कहा गया था कि हमने ये अरेंज करवाई मुलाकात, इंटरव्यू अरेंज करवाया, जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है और कीनिया के जो वो लोग थे पुलिस वाले उनके साथ में, वहाँ तो नाम लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। नाम जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है उसमें उनके नाम मौजूद हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं कि फलां-फलां ये लोग थे और ऐसे हुआ। वहाँ अरशद शरीफ साहब की जो वालिदा हैं वो भी पेश हुई व्हील चेयर पे, बेचारी दुखी खातून है, दुखी माँ है, और उन्होंने कहा जनाब ये मैंने कुछ रिपोर्ट बनाई है, तो ये आप ज़रा देख लीजिएगा, मेरे ख्याल में तो ये चीज़ें हैं, ये बातें हैं। चीफ जस्टिस ने हुकूमत से कहा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल से, कि इस पहलू को भी ज़रा देख लीजिए। और फिर उन्होंने कहा जनाब जो आपने एक तफ्तीशी टीम बनाई है, DIG, SP और SHO वाली, ये तो कोई टीम नहीं। तो वहाँ अटॉर्नी जनरल ने ये कहा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने, कि जनाब वफाकी काबीना की मंजूरी से हम इसमें ISI और FIA वगैरह दीगर हसास अदारों के अफसर भी शामिल कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अदालत ने कि जनाब कोई तगड़े अफसर, बड़े अफसर होने चाहिए, और फिर बैरून मुल्क इनको ये इख्तियार होना चाहिए तफ्तीश का, और इनको ये भी इख्तियार होना चाहिए कि अगर वो चाहें कि UN वगैरह से मदद लेना चाहें तो वो भी ले सकें। अब जो अरशद शरीफ मरहूम की वालिदा हैं, उन्होंने जो तहरीरी शक्ल में पेश किया है 2-3 सफ़ात, उनमें उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है वो सारा जनरल बाजवा से लेके नीचे फौजी क़यादत तक, वो कौन-कौन लोग हैं वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। वो कहती हैं कि जनाब अप्रैल 2022 में जब तहरीक अदम एतमाद आती है इमरान खान के ख़िलाफ़, तो उसके बाद मेरे बेटे ने ये तनकीद शुरू कर दी, नाक़द बन गया कि फ़ौज जो है वो सियासत में मुदाखलत करती है। अब वो कहते हैं कि मेरे बच्चे के बड़े अच्छे तल्लुकात रहे हैं फ़ौज से, और वो कहते हैं फिर उसने शवाहद इकट्ठे करने शुरू कर दिए, और जनरल बाजवा जो उस वक्त आर्मी चीफ थे और DGI-SI नदीम अंजम पर सवालात उठाने शुरू कर दिए। वो कहते हैं 31 मई को मेरे बेटे ने एक प्रोग्राम किया कि वो कौन था, उसमें बाजवा साहब की तरफ इशारे थे बहुत सारे, और फिर वो कहते हैं हमें धमकियाँ मिलनी शुरू हो गई, और ISPR के ब्रिगेडियर हैं मोहम्मद शफीक मलिक साहब, उन्होंने फिर धमकी शमकी दी। फिर उन्होंने, मेरे बेटे ने गंजा शैतान के नाम से कोई ट्वीट वगैरह किए। तो फिर फ़हीम रज़ा, जिनका शेरी मज़ारी ज़िक्र कर रही हैं, कि जो सेक्टर कमांडर ISI के, फैसल नसीर जो DGC हैं, उनका पैगाम दिया। और आखिरी मुलाकात वो कहती हैं कि मेरे बेटे से ISI के कर्नल नुमान ने। फिर वो कहती हैं मेरा बेटा दुबई चला गया और वो यूट्यूब पे अपने करता रहा प्रोग्राम, और वो कहते हैं वहाँ पर एक दुबई होटल में एक ऑफिशियल आया, दुबई का सरकारी अफसर, उसने कहा जनाब 48 घंटे के अंदर अंदर आप दुबई छोड़ दें। अब यहाँ से बीच में चीज़ें कुछ गायब हैं। एक तो ये कि 48 घंटे के अंदर अंदर अगर छोड़ने के लिए कहा, तो फिर इतनी जल्दी वीज़ा कैसे अरेंज हुआ। ये खुद कहती हैं कि मेरे बेटे के पास किसी और मुल्क का वीज़ा नहीं था, और फैक्ट जो है वो ये बताते हैं कि इनका वीज़ा अरेंज करके दिया था तारक वसी ने। वो खुद कहती हैं कि कीनिया में वकार और खुर्रम के साथ जो स्टे का इंतज़ाम था, वो सलमान इकबाल के कहने पे, जो ARY के मालिक हैं, तारक वसी ने किया था। यानी सलमान इकबाल ने तारक वसी के ज़रिए ये इंतज़ाम करवाया था। अच्छा, अब इसमें जो चीज़ गायब है वो ये है कि जो पेशावर कैसे गए, ये वाला पूरा चैप्टर जो है ये उस वालदा के बयान में मौजूद ही नहीं है। ये यहाँ से जब 16 मुकदमात कहते हैं जनाब इनके खिलाफ दर्ज हो गए, तो वो तो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में भी जिक्र है कि सिर्फ 2 लोग सामने आए हैं हमारे, बाकी 14 लोग जो हैं वो तो हमें बयान देने नहीं आए, कोई बात ही नहीं हो सकी। तो वो जो कह रहे हैं कि जनाब वो पेशावर जब गए हैं तो ये जिक्र बीच में से उनके बयान के नहीं है। तो फिर वो पेशावर वाला मामला क्या दानिस्ता उन्होंने छुपाया, या फिर के लोग हैं जो अम्मा जी को अपनी तरफ से कुछ ज़राए-शराए से कुछ बताते होंगे कि जनाब अम्मा जी ये हुआ, वो हुआ। ज़ाहिर है जो उनके करीब इर्द-गिर्द लोग हैं
उन्होंने जो स्टोरी बतानी है वो तो कौन सा अन्नी शाहद है, वो साथ साथ थोड़ा थे। तो वो पेशावर वाला सारा बीच में से गायब है कि पेशावर में वो मुराद सईद साहब फिर एयरपोर्ट पे लेके जाना, फिर वो अपने डिगो डाले में उनको घुमाना फिराना। ये मैं इनकी बात कर रहा हूँ सियासतदानों की, जो पीटीआई वाले हैं, मुराद सईद वगैरह। पेशावर में जो इनका वो सिक्योरिटी थ्रेट किसने जारी किया था कि जनाब अरशद शरीफ आपकी जान को खतरा है, ये किस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे पेशावर की हुकूमत ने ये जारी कर दिया था थ्रेट अलर्ट, तो वो चीज़ उसमें शामिल नहीं है। और फिर इमरान खान साहब ने ये कहा था, आप लोगों को भी याद होगा, कि मैंने उसे कहा कि तू निकल जा, तेरी जान को खतरा है, क्योंकि मुझे लोगों ने बताया था। ये चीज़ भी गायब है। अब ये तो है कि जनाब वो डर के चला गया, ये चीज़ नहीं है कि जनाब खान साहब ने भी मशवरा दिया था। ये वाला हिस्सा गायब है। और फिर DGISPR और DGISA ने जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने ये बातें जो बातें की थी वो हिस्से भी गायब है। उसमें से उन्होंने कहा था हमारे साथ तो राब्ते में था और वो वतन वापस आना चाहता था। DGISPR ने, जो उस वक्त के DGISPR थे, उन्होंने ये भी कहा था जनाब उसका तो हमारे ऊपर बड़ा कर्ज है, वो हमारे जो जंगी महाज थे वहाँ जाके खुद कवरेज करते रहे हैं। तो पेशावर वाला पूरा हिस्सा बीच में से गायब है। अब हम जो उनके खत का वो मुतलका हिस्सा जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जो अम्मा जी ने दिया है। उन्होंने लिखा है कि जनाब मेरे बेटे के जो कत्ल के मुल्ज़मान हैं उनमें साबिक़ आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा, DGISI नदीम अंजम, DGCISI मेजर जनरल फैसल नसीर, ब्रिगेडियर शफीक मलक, फ़हीम रज़ा ब्रिगेडियर, वो जो सेक्टर कमांडर, कर्नल रिजवान, कर्नल नुमान, ये लोग हैं, और वकार और खुर्रम वगैरह। वो ये तो बता रही हैं कि कीनिया में मेरा बेटा जो है उसको वहाँ रहाइश का इंतज़ाम सलमान इकबाल ने किया। किसके ज़रिए? तारक वसी के ज़रिए। लेकिन अपने मुल्ज़मान में इन दोनों को वो शामिल नहीं कर रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जनाब इस पहलू को भी देखें। मेरी इस्लामाबाद बात हुई है मुतल्लिका लोगों से, उन्होंने कहा जनाब ये तो सुनी सुनाई बातें हैं, किसी मकतूल की वालदा होने का मतलब ये नहीं है कि वो जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएं वो रिकॉर्ड, उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी जाए। कोई थोड़ी बहुत बज़ाहिर बादील नज़र में दुरुस्त भी तो चीज़ नज़र आनी चाहिए ना, फिर ही बात आगे चल सकती है। अगर हो भी जाता है तो फिर इंक्वायरी में ये पता चल जाएगा, इंक्वायरी में बात क्लियर हो जाएगी। और दूसरी, जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट जो है इसने इमरान खान के ख़त पे सो मोटो लिया है या क्या मामला है, वो कल भी मैंने ये जिक्र किया था, अर्ज़ किया था कि ये खुरा किसी और तरफ निकल जाना है इसका। और फिर जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट से मुराद मैं लेता हूँ हमेशा फ़ौज और अदलिया। तो ये ज़ाहिर है एक जो हिस्सा है वो दूसरे हिस्से को तहफ़्फ़ुज़ भी दे सकता है। अगर फ़ौज जो है वो अदलिया की बात मानती है और रात को 12 बजे अदलिया खुलती है सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ फ़ौजी गाड़ियाँ इस्लामाबाद में हरकत करती नज़र आती हैं, तो फिर ज़ाहिर है उनका भी दूसरे हिस्से का, दूसरे पार्ट का भी ये फ़र्ज़ बनता है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ इसको कहते हैं ना कि ना थोड़े कहनू ज़्यादा जानना, इसको ज़रा देख के मिला के जो नाम वालदा ने लिए हैं उनको, और फिर हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उनका माजी करीब में जो फ़ैसले आए हैं, अप्रैल के बाद पंजाब और वफाक में तब्दीलियाँ, अदालती फ़ैसले, ये सारी चीज़ें आप मद्देनज़र रखें तो आपको समझ आ जाएगी कि इस अज़ख़ुद नोटिस से किसको फ़ायदा होगा, किसको नहीं होगा। बहरहाल इसको जो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना लोग चाह रहे हैं उनको एक तरह से हज़ीमत का सामना करना पड़ेगा। और फिर आप देख लीजिएगा इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा, मैंने पहले भी ये कहा है कि इमरान खान और उनकी जमात ने उठाने की कोशिश की है, और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से, जो मैं कहता हूँ ना दूरदस्त नताइज का हामिल ये फैसला होगा, इससे वो जो सियासी मज़मून, सियासी मकासद है उसका रास्ता जो है
वो रुक जाएगा। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।